तो ऐसे कौन से मैथ के टीचर तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं कि फसलों के दाम देकर कई आय दोगुनी कर देंगे। अब बीजेपी और जेजेपी वालों का हरियाणा में पक्का इलाज कर दो। अब पानी सिर तक ऊपर जा चुका है। आरएसएस के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। बीजेपी वालों का चरित्र है झूठ बोलना, लोगों को भड़काने का, लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं। और इतनी जालिम सरकार ना तो हरियाणा में कभी आई थी, ना आगे कभी आवेगी। इस जालिम सरकार ने किसान को और जवान को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिन माँ की कोखों से उन जवानों ने जन्म लिया, आज उन्हीं जवानों को मजबूर किया जा रहा है वो अपनी माओ के ऊपर लठ बरसाएं, अपने माओ के सिर फोड़े। तो इस तरह जालिम सरकार तो और कोई हो नहीं सकती। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते कि भाई जीवन में किसी से भी वोट दे दियो, पर बीजेपी आरएसएस वाले कच्चेदारियां तो वोट मत दियो। पानी सिर तो ऊपर जा लिया है। अब इनका बीजेपी जेजेपी वालों का पक्का इलाज कराने का समय आ गया है। ये बीजेपी आईटी सेल वाले जो कुछ गोदी मीडिया वाले हैं वो कितना ही कोशिश कर ले हमारे अंदर फूट डालने की, उनकी कोशिश सफल नहीं होने देंगे। इनकी सरकार बनने की बात दूर है, इनके विधायक जीतने की बात तो दूर है। ऐसा माहौल बना देंगे बीजेपी वालों को, ऐसा हाल कर देंगे कि ये वोट मांगने के लिए भी गांवों में नहीं घुस सकेंगे। तो दुष्यंत चौटाला को आगे से विधायक, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की बनने की बात तो उनकी दूर है। वे किधर सरपंच बन के दिखा दे में हम मान जाएंगे उन्हें। हिसार की घटना के बाद किस प्रकार से प्रदेश में माहौल बना हुआ है, किसान किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं, आगामी क्या कुछ रणनीति रहेगी, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़। कुहाड़ साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। कुहाड़ साहब, आए दिन किसान पिटते जा रहे हैं, लुटते जा रहे हैं, अनेक किसानों की जानें जा चुके हैं। आखिरकार कब तक अपनी कुर्बानी देते रहेंगे? देखो, एक यह बड़े दुख की बात है, कहने को हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन हमारे मुल्क की आज यह स्थिति है कि लगभग 6 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों किसान बैठे हैं। 500 से अधिक किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसानों के पास मैसेज भिजवाते हैं कि भाई 14 तारीख को 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बात करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, अपने प्रायोजित किसानों को बैठाते हैं। जो वो वेबिनार कर रहे थे ऑनलाइन, उस पर बीजेपी आरएसएस वाले अपने लोगों को बैठाते हैं और अपनी खुद की नीतियों की तारीफ कराते हैं, खुद की नीतियों के लिए ताली बजवाते हैं। उनको ये दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए लाखों किसान नहीं दिख रहे। इनसे बात करने की आज तक उन्होंने नहीं सोची। दिखाई देंगे कैसे? ये तो विपक्ष के लोग हैं। देखो, ऐसा है, जब हम आंदोलन कांग्रेस के समय कराया करते तो कांग्रेस वाले क्या करते, ये बीजेपी वाले हैं। आज बीजेपी वालों के राज में पिछले 7 साल से आंदोलन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी ये कांग्रेस वाले हैं। पहली बात तो हम ये कहें, सारी राजनीतिक पार्टी पहले एक बार आपस में बैठे। वैसे तो ये आपस में साथ बैठे हैं पर्दे के पीछे, लेकिन एक बार दोबारा बैठे और पहले ये तय कर लें कि हम बीजेपी वाले हैं या हम कांग्रेस वाले हैं, हम सपा वाले हैं या बसपा वाले हैं, आप वाले हैं, हम किसके हैं, पहले ये तय कर लें। हम इनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी तक कोई लेना देना नहीं है। कल को कोई राज में और आ जाएगा, यदि वो हमारे खिलाफ नियम कानून बना होगा तो हमारी भूमिका तो हमेशा विपक्ष की रहेगी। और जिन आंदोलनों की जिम्मेदारी ये होती है, पूरे देश का इतिहास उठा के देख लो, हमेशा जन आंदोलन विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस वालों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। उसका कारण है, उसके ऐतिहासिक कई कारण हैं। कारण ये है कि जब आज़ादी के समय पूरा देश आंदोलन में था, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो पूरा देश की जनता उस समय अंग्रेजों का, एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग क्या कर रहे थे, आरएसएस के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो इनका तो चरित्र ही ये है कि राज में कोई आ जाओ, सही आ जाओ, गलत आ जाओ, ये आरएसएस वाले हमेशा उसके नीचे ला गया करें, ये बीजेपी वाले हमेशा उसके नीचे ला गया करें। लेकिन कुहाड़ साहब, वो कहते हैं कि आप लोगों का चरित्र भी दोहरा है, आप लोग हॉस्पिटलों का विरोध करते हैं, आम जनता के मन में क्षोभ बिठाते हैं। आज तक हम ये कहें, किसी भी किसान का दिखा दो, कोई वीडियो, कोई फोटो हो, कुछ एविडेंस तो होंगे ना भाई। जैसे हमारे पास एविडेंस है, बहुत सारे आपके चैनल्स ने भी दिखाया कि पुलिस वाले हाथ में ईंट लेके किसानों के ऊपर ईंट बरसा रहे हैं। कई चैनल्स ने दिखाया जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, या पत्रकारिता भी बड़ी ईमानदारी से करने वाले बहुत कम रह रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने ईमानदारी से दिखाया किस तरीके से आंसू गैस के गोले सीधे आदमियों की छाती पे मारे गए, जो आदमी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। आप एक भी एविडेंस दिखा दो, पूरे देश में दिखा दो, हिसार की बात छोड़ो, पूरे देश में एक भी एविडेंस दिखा दो कि किसी किसान ने किसी हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो, किसी मरीज को परेशान किया हो। भाई हमारी कौम तो वह कौम है या किसान कौम कि जो अस्पताल में जो भर्ती है ये हिसार के अंदर है, जो ये चारों तरफ टोल हैं,
टोल वालों नहीं, वहाँ पे फ्री खाना पहुँचाते हैं उनके लिए, जो बीमार हैं उनके रिश्तेदारों के लिए फ्री खाना पहुंचाते हैं, लंगर व्यवस्था कर रखी है। तो हम तो अपने भाईचारे का सहयोग कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अस्पताल ने क्यों तोड़ेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और है इसमें, भाई खट्टर साहब एक तरफ तो ये बात कहते हैं कि हरियाणा में बीमारी फैल गई इसलिए लॉकडाउन लगा दिया, काम धंधे चौपट करा दिए, दुकान बंद है, बेरोजगारी चरम पे है, 11 से अधिक आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई आदमी मर जाओ उसके अंतिम संस्कार में 11 से अधिक आदमी नहीं जा सकते, कोई ब्याह शादी हो उसमें 11 से अधिक आदमी नहीं जा सकते। लेकिन परसों के तमाशा कर रहे थे ये खट्टर साहब, सैकड़ों लोगों की भीड़ लेकर उड़े रिबन काट रहे हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लोग मर गए। पिछले साल जब यह बीमारी की शुरुआत हुई तो एक नया फंड बनाया गया, पीएम केयर फंड। छोटे छोटे बच्चा ने अपनी गुल्लक तोड़कर 2000, 3000, 4000 रुपए दिए। हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, उनने अपनी पेंशन में तो खून पसीने ही कमाई में तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए दिए, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। लेकिन आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। क्या हो गया उन लाखों करोड़ों रुपए का? हमें तो ये लगता है लेकिन सरकार के लोग तो कहते हैं कि हम इसी वजह से 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहे थे, आपसे देखा नहीं गया। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि इनने क्या करा उन लाखों करोड़ों रुपए का। हमने तो डाउट है इनने उसका इस्तेमाल बंगाल में चुनाव प्रचार में कर दिया, जो आम लोगों की खून पसीने नहीं कमाई थी। अब सवाल ये उठता है कि परसों वहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटा के मुख्यमंत्री खट्टर क्या कर रहे थे? वो बीमारी को भगा रहे थे या बीमारी फैला रहे थे? आप एक बात बताइए, पूरे हरियाणा की जनता से एक बात हम कहना चाहते हैं कि क्या रिबन काटे बिना अस्पताल शुरू नहीं हो सकता? क्या रिबन काटे बिना लोगों का इलाज शुरू नहीं हो सकता? रिबन काटना प्राथमिकता है या लोगों का इलाज करना प्राथमिकता है? रिबन काट कर अपना चेहरा चमकाना प्राथमिकता है या लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना प्राथमिकता है? मुद्दा तो ये है ना, लोग एक तरफ बीमारी में मर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अब इन्होंने एक बहाना कर लिया, अब इनको एक बात समझ में आ गई, बीजेपी जेजेपी। कोहाड़ साहब, ये तो वही बात हुई कि आपका कुत्ता कुत्ता, उनका कुत्ता टोमी। देखो ऐसा है, ये बीजेपी जेजेपी वालों को एक बात समझ में आ गई, ये अपना कोई कार्यक्रम, कोई रैली, कोई जलसा, कोई कार्यकर्ता मीटिंग हरियाणा में कहीं भी, किसी भी गांव, किसी भी शहर में नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने एक ये नया हथकंडा निकाला है कि भाई लोगों के बीच में जाने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जावे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई जब इनको पता है कि आंदोलन चल रहा है और बीजेपी जेजेपी का पूर्ण बायकॉट है, उसके बावजूद ये लोगों के बीच में आते हैं, लोगों को भड़काने का, लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं। और इतनी जालिम सरकार ना तो हरियाणा में कभी आई थी, ना आगे कभी आवेगी। इस जालिम सरकार ने किसान को और जवान को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिन माँ की कोखों से उन जवानों ने जन्म लिया, आज उन्हीं जवानों को मजबूर किया जा रहा है वो अपनी माओ के ऊपर लठ बरसाएं, अपने माओ के सिर फोड़े। तो इस तरह जालिम सरकार तो और कोई हो नहीं सकती। लेकिन एक बात हम भी आपने बता देना चाहे हैं, अब देखो हमारे भाइयाँ किस तरीके आंसू गैस के गोले लाग रहे हैं, किस तरीके से भाइयाँ के सिर फूट रहे हैं। हम एक चीज़ कहना चाहे हैं कि बहुत हो गया ही, आए 5वें 6ठे दिन ये बीजेपी जेजेपी वाले आवे हैं, उसके बाद ये पुलिस के जरिए लोगों के सिर फटवा दे, हमारे ऊपर अत्याचार करवावा भी बहुत हो गया अभी वो। अब इसका पक्का इलाज करने का समय आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा हिसार में हुई लाठीचार्ज की घटना को पूर्ण गंभीरता से ले रहा है और पूरा प्रायोरिटी में ये एजेंडा है। जल्द से जल्द इस पर संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हम अपने सभी सीनियर किसान नेताओं से ये निवेदन भी करेंगे, मीटिंग में इस बात पर ठोक कर चर्चा होगी कि भाई बहुत हो गया है, अब बीजेपी और जेजेपी वालों का हरियाणा में पक्का इलाज कर दो। अब पानी सिर तक ऊपर जा चुका है, ये सारी हदें पार कर रहे हैं। आपने देखा ना किस तरीके से हमारी जो माताएं बहनें, सब आपको नहीं लगता कि आंदोलन कहीं भटक गया हो? पक्का इलाज पे आप उतर आए हैं, ना कि 3 कानून वापसी की बात आप कर रहे हैं। वो भी होगा। बीजेपी वालों की बुद्धि भ्रष्ट होगी है। अब बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में इनका इलाज तो होया है, यूपी में इनका इलाज तो होया है। जित बंगाल चुनाव में भाई किसान मोर्चा के वहां जाने से पहले क्या माहौल था? बंगाल में बीजेपी वालों ने चुनाव का मुद्दा हिंदू मुसलमान बना दिया था। लेकिन जैसे ही किसान वहां पर पहुंचे तो मुद्दा हिंदू मुसलमान से हटके देश का किसान मुद्दा बन गया, एमएसपी मुद्दा बन गया। तो बंगाल में हार गई बीजेपी। आप यूपी की देखो, लगभग 3000 जो जिला पंचायत जो इलेक्शन हुए, 3000 सीटों पे से बीजेपी मात्र 600 पे जीत पाई और उसमें से भी 200 पे तो इन्होंने गड़बड़ी करके ये जीतते हैं। कोहाड़ साहब, आपका मुद्दा 3 कानून है, ना कि आप राज्यों की राजनीति गिनवाना। आपको नहीं लगता कि ये बातें किसान आंदोलन के बीच में नहीं आनी चाहिए? इसी वजह से आप लोगों के ऊपर राजनीति करने के आरोप लगते हैं। एक बात बताओ आप, भाई हमने तो आते हैं तो हमने ये बात कही नहीं कि हम
राजनीतिक तरीके से इनका विरोध करेंगे। राजनीति करना तो हमारा कोई उद्देश्य है। हमारी दोनों मांगों को पूरा कर दो, एमएसपी गारंटी कानून बना दो, तीनों काले कानून वापस ले दो, हम तो अगले ही सेकंड उठ कर चले जाएंगे। लेकिन ये मजबूर कर दिया ना, जो बात मैंने शुरू में बोली, कहने को तो हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में लाखों लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो लोकतंत्र में हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं ना। एक बात बताओ आप, 500 किसान शहीद हो गए, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कि भाई इनकी शहादत के सबूत दो। बीजेपी वाले नेता तो हमें आतंकवादी, खालिस्तानी फॉरेन फंडिंग लेने वाला बता रहे हैं। उनका तो कहना है कि हम घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं और आरएसएस ने हमेशा सामाजिकता की भूमिका निभाई है, वो भी अब निभा रहे हैं। आरएसएस ने देश को जाति और धर्म के आधार पर बांट के अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। आरएसएस वालों का क्या योगदान आज़ादी के आंदोलन में? आरएसएस वालों का क्या योगदान है देश को बनाने में, देश को बचाने में? क्या योगदान है इनका बताओ? इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटा है, अपनी राजनीति चमकाई है, हमारे भाईचारे को तोड़ा है, हमारे समाज को तोड़ा है। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पर 36 बिरादरी के भाई साथ बैठ के खाना खाया करते। 2016 में इन्होंने क्या करा दिया? राजनीतिक षड्यंत्र करके इन्होंने हमारे भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया। हरियाणा को जाट नॉन जाट के नाम पर बांटा, महाराष्ट्र को मराठा नॉन मराठा के नाम पर बांटा, गुजरात को पटेल बनाम नॉन पटेल के नाम पर बांटा, और पूरे देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा। यदि ये हिंदू मुसलमान और ये शब्द खत्म कर दिए जावे, हरियाणा तो जाट नॉन जाट का शब्द खत्म कर दिया जावे, तो बीजेपी आना दूर राजनीतिकरण खातर कुछ है नहीं। ना तो इन्होंने कोई नए अस्पताल बनाए, ना इन्होंने नए इंस्टीट्यूट खोले बच्चों के लिए। मोदी साहब एक बात कहते हैं, चलो एक और सरल बात मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी 2-3 बातों का जवाब दे दें। 2011 में जब ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, इनके साइन है। इन्होंने एक रिपोर्ट उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजी। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में लिखा है, मुख्यमंत्री मोदी के साइन है कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो मोदी साहब आपसे एक बात पूछना चाहे हैं, आज 2021 में पिछले 6 महीने से बैठकर हम भी तो यह बात कह रहे हैं, किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। जब आज प्रधानमंत्री बन के आपके पास मौका है वो कानून बनाने का, तब आप इधर उधर की बात कर रहे हो। उनका कहना है कि तीनों कानून बड़े फायदेमंद है और बीजेपी के लोग घरों में जाके फायदे गिनवा रहे हैं। भाई इतने आदमी बैठे हैं, बीजेपी वाले की हिम्मत है कौन है हमारे गांव में आ जा, हमारे घर में आ जा, हमने समझाओगे केवें। 11 राउंड की बैठक हुई थी, उन बैठकों में हम शामिल रहे। 11 राउंड की बैठकों में आज तक कोई मंत्री, कोई अधिकारी ये बात नहीं बता पाए कि कानून कैसे अच्छे हैं, जबकि हमने 1000 कारण बताए कि कानून कैसे खराब हैं, कानून कैसे गलत हैं। एक मोटी मोटी बात आप समझ लो भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इनका राज आने के बाद सभी फसलों के दाम आधे से भी कम हो गए। तो ऐसे कौन से मैथ के टीचर थे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं कि फसलों के दाम आधे करके ही आय दोगुनी कर देंगे? जब फसलों के दाम आधे होंगे तो किसानों की आय भी तो आधे से कम होगी। और बहुत सारे सवाल हैं। एक बात बताओ आप, एफसीआई के ऊपर आज कर्जा 4,09,000 करोड़ है, जो 2014 में मात्र 91,000 करोड़ का था। इन्होंने एफसीआई को दी जाने वाली खाने की सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी। अब ये एफसीआई को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यदि एफसीआई बिक गया तो ना तो हमारे किसानों की अनाज की प्रोक्योरमेंट होगी, ना ये गरीब भाइयों को पीडीएस सिस्टम के माध्यम से 2 रुपये किलो अनाज मिलेगा। तो ये कानून अच्छे कैसे हो गए? ये कानून तो काले हैं। और हम 1000 चीजें अभी आपको बता सकते हैं कानून कैसे खराब है। हर साहब, एक और आरोप जो कि अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है वो ये है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के लोग आते हैं तो यूपी से भी नेता चलकर यहाँ विरोध करने के लिए हिसार पहुँच जाते हैं, और वही बीजेपी के नेता जब यूपी के अंदर कार्यक्रम करते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। ऐसा दोहरा चरित्र नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। जब हिसार में लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद यूपी में भी कई जगह रोड जाम हुआ था, मुजफ्फरनगर में भी रोड जाम हुआ था। और एक बात देखो आप, ये 3000 लगभग 3000 जिला पंचायत की सीटों में से बीजेपी मात्र 600 जीत पाई, देखे तो सिर्फ 400 जीत पाई और 2600 उनको हरा दी गई। तो ये किसकी मेहनत है? ये किसान यूनियन की मेहनत है, संयुक्त किसान मोर्चा की मेहनत है, ये सभी किसान नेताओं की मेहनत है। तो वहाँ पे तो यूपी में तो इनको धूल चटाने का काम किया गया है। ये क्या हो रहा है? बीजेपी की जो आईटी सेल है ये इस तरीके से लोगों में एक अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी वालों ये तो इसके तो फोटो और वीडियो भी आए हैं कि जब वहाँ पर योगी जाते हैं और योगी पहुँचने से पहले विरोध की बात की जाती है, लेकिन जैसे ही उनका आने का कार्यक्रम बनता है तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, कोरोना के लिए आ रहे हैं, इनका स्वागत करेंगे, और उनका फिर स्वागत किया जाता है, धन्यवाद किया जाता है। और हिसार में जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। देखो, मेरी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं है कि जहां किसानों ने उनका स्वागत किया हो।
ऐसी टिकट बंधुओं ने स्वागत किया है। नहीं, ऐसी कोई जानकारी मैंने अब तक, ऐसी कोई क्लिप या कोई न्यूज़ मैंने नहीं देखी है। यदि आप ये बता रहे हो, आप हमें ऐसा कुछ दिखाओगे तो उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है इस तरीके से कोई स्वागत करने की कोई बात नहीं हुई है। किसी ने स्वागत किया हो, किसी का माला डाली हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और बीजेपी वालों का पूर्ण तरीके से विरोध है। ये विरोध बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टियों का आगे भी जारी रहेगा। देश का किसान आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले इकट्ठा हो चुका है। आज 80 करोड़ किसान एकजुट हो चुके हैं। ये बीजेपी के IT सेल वाले, जो कुछ गोदी मीडिया वाले हैं, वो कितना ही कोशिश कर लें हमारे अंदर फूट डालने की, उनकी कोशिश सफल नहीं होने देंगे। आंदोलन जीतेंगे, बीजेपी ने हरावेंगे। और यदि बीजेपी ने हमारी दोनों मांगे पूरी नहीं करी तो यूपी में इनकी सरकार बनने की बात दूर है, इनके विधायक जीतने की बात तो दूर है। ऐसा माहौल बना देंगे बीजेपी वालों को, ऐसा हाल कर देंगे कि ये वोट मांगने के लिए भी गांवों में नहीं घुस सकेंगे। इनका पक्का इलाज होगा। और देश का इतिहास रहा है कि जो पार्टी यूपी के अंदर से खत्म होगी राजनीतिक तौर पे, वह देश की राजनीति से खत्म हो जाती है। तो यदि ये चाह रहे हैं, देखो बड़े बूढ़े का आकर, बड़े बूढ़े बैठे हैं कि जब किसी का विनाश होना होया करे ना, सबसे पहला आ जाए भाई उसकी बुद्धि भ्रष्ट होया करे। तो हमने तो न्यू लगा है बीजेपी RSS वाला की बुद्धि भ्रष्ट होगी। ये गलत कौम से टकरा गए हैं। इस किसान कौम का इतिहास है, हजारों सालों का इतिहास है। बड़े बड़े तानाशाह आए जो बड़ी बड़ी बात कराया करते, जो देश के दूसरे कोने तक लूटपाट करके आए, लेकिन ये हड़ा आने के बाद उन सब तानाशाहों का, सब क्रूर शासकों का पक्का इलाज कराया गया था। यदि ये बीजेपी वाले ये चाह रहे हैं, अपना खुद विनाश चाह रहे हैं, सर्वनाश चाह रहे हैं, और वो किसान कौम के हाथों चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या किसान कौम इस नेक काम में भी करेगी और बीजेपी RSS वालों का पूर्ण तौर पर खात्मा करेगी। गठबंधन सरकार को लेकर आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं, उसको लेके किसानों में किस प्रकार का रुख देखने को मिला? देखो, दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल के नाम को, उनके खून को, उनके इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। और हरियाणा की जनता ना तो इन चीज़ों को कभी भूलेगी, ना आज भूली है। पहले क्या कहा करते दुष्यंत चौटाला कि भाई न जमुना पार करेंगे। बीजेपी वालों का नारा था 75 पार, ये कहा करते जमुना पार। लेकिन चुनाव होने के बाद दुष्यंत चौटाला इन्हें की गोद में जाकर बैठ गए। तो हरियाणा की जनता के साथ गद्दारी की उन्होंने, हरियाणा के किसानों के साथ गद्दारी की, अपने परिवार की, जो उनके ताऊ देवीलाल की जो उनका एक इतिहास जो आज आ रहा था आज तक का, उसके साथ उन्होंने गद्दारी करी है। तो दुष्यंत चौटाला को आगे से विधायक, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की बनने की बात तो उनकी दूर है। वे किधर सरपंच बन के दिखा दे में हम मान जाएंगे। उन्हें सरपंच भी नहीं बनने देंगे, उन्हें मेंबर भी नहीं बनने देंगे। और उन्होंने जिस तरीके से उनके आदेश पर जो लोगों के सिर फूटे हैं, माताओं बहना का चोट लगी है, मतलब इससे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। एक बात बताओ, एक तो ताऊ देवीलाल थे जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने भाईचारे के लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। और एक ये दुष्यंत चौटाला हैं जो एक सिर्फ उप मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके से लालची हो गए कि बीजेपी वाला की गोद में जाकर बैठ गए। ये पहले क्या करते, ये दुष्यंत चौटाला ने कही थी कि भाई 72 घंटे के अंदर पेमेंट होगी। इतने किसान बैठे हैं, पूछ के देखियो किसकी 72 घंटे के भीतर पेमेंट होगी। इनने यह बात कही थी अगर पेमेंट नहीं होगी तो 9% ब्याज मिलेगा। किसने ब्याज मिल गया भाई? किसी ने नहीं मिल गया। दूसरी बात, जो आप एक बात कह रहे थे कानूना के बारे में, कान ने चाहे न्यू पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, पकड़ा तो गया कान ने। ईब हरियाणा में क्या होया, इन्हें क्या कराया? सभी आड़तियों को इन्होंने धमकी दी। हमारे पास सबूत है उस चीज़ के। इन्होंने आड़तियों को धमकी दी कि भाई एक भी दाना मंडी में नहीं पड़ेगा। बहुत सारी मंडियां के इन्होंने ताले लाए। वो तो हमारे किसान कौम की हिम्मत थी, हमने डंके की चोट पे ताले तोड़े और अपनी मंडी खुलवाई। ये क्या कह रहे थे, डायरेक्ट साइलोज में ले जाओ। साइलोज में क्या होया भाई, 12-12 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही थी। उड़ा 2-2, 3-3 दिन में लोगों का नंबर आया। और उड़ा क्या करें, 1000 लाख है, इतने क्विंटल भाई ये नहीं ले होंगे। वेट इन्होंने कम कराया, पेमेंट इन्होंने कम करी, सैंपलिंग कर रहे थे कि किलो के पैकेट में लेकर, किसी का फेल कर दिया, किसी का पास कर दिया। कितनी दुर्गति हो रही है किसानों की। और ये हाल तो जब है जब लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, तब ये हाल है। यदि आंदोलन ना होता तो ये तो कतिये मार देते। कुमार साहब, अगर हम गठबंधन सरकार के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से एक बयान और आता है कि किसान महिलाओं को आगे कर देते हैं। ऐसा है, ये सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, ये शेरनी है हमारी, ये झांसी की रानी है। ये
ये कम नहीं है। और आज तो इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात ही यह है हरियाणा में तो कि जो हमारी माताओं बहनें जो पहले सिर्फ घर के कामों तक सीमित थी, आज वो बाहर निकल कर आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। और किसी आगे पाछे की बात नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे है। मुद्दा यो है कि सारे के सारे माताएं बहनें पुरुष सारे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं और इनका जवाब दे रहे हैं। इसीलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। भाई ये तो न्यूज़ सोचना चाहिए राजनेता तो खासकर जेजेपी वाले कि इनके घर की जो महिलाएं हैं वे भाषण देवें, वे राजनीति करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हमारी माताएं बहनें अपने हक और अधिकार के लिए बोलना शुरू कर दें तो इनके पेट में दर्द हो जा है। भाई हमारी माताएं बहनें इसी तरीके से आगे भी बोल लेंगी और ठोक कर बोल लेंगी और मुंह तोड़ जवाब देंगी। जो इन द्वारा होता हो ये कर लें और भाई जो मर्द द्वारा होता होगा वो हम कर लेंगे। ये एक बात और, इसमें आखिरी बात, इनका एक बात का और पेट में दर्द हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हिसार में इन्होंने कुछ एक प्रायोजित कार्यक्रम करवाया, आज इन्होंने अखबार में छप रही है। इस आंदोलन की एक और खासियत ये है कि इस आंदोलन में मंचा के ऊपर छोटूराम जी की जयंती मनाई गई, इस आंदोलन में मंचा के ऊपर रविदास जी की जयंती मनाई गई, इस आंदोलन में मंचा के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई। तो जो समाज आज तक हमारा जाति और धर्म के नाम पर इन राजनेताओं ने बांट दिया था, वो समाज हमारा इकट्ठा हो गया है। किसान कौम में और मजदूरी करने वाली कौम में वो सारी एकजुट हो गई हैं और इन्होंने ये ठान लिया कि हम अपने मुद्दों पे वोट गिरेंगे। हम जाति और धर्म 2000 के नोट दारू की बोतल में वोट नहीं गिरेंगे। इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए अपने ये कुछ प्रायोजित लोगों को बैठाते हैं ये और समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुमार साहब, एक और अहम प्रश्न बनता है, वो ये है कि आपने कहा कि जिस प्रकार से महिलाएं आपके सबसे आगे रहती हैं और इसी वजह से जो गठबंधन सरकार के लोग हैं वो एक सवाल उठाते हैं कि महिलाओं को आगे कर देते हैं और खुद किसान नेता गायब हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जिनको भी चोटें लगी हैं वो सीधे साधे किसान होते हैं, साधारण परिवार से संबंध रखने वाले होते हैं, नेता बिल में छुप जाते हैं। 4 अप्रैल ने सोनीपत के गाँव आवड़ी में खट्टर खाने का प्रोग्राम था। पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक की 13वीं पे। उससे पहले जो आसपास के गांव में पंचायत हुई खट्टर का विरोध करने के लिए, वो वहाँ पे कौन था भाई? वहाँ पे हमारे सारे किसान नेता ही तो मौजूद थे। 14 अप्रैल को जो खट्टर का सोनीपत के ही बड़ोली गाँव में आने का प्रोग्राम था, उसका विरोध करने के लिए जो भारी भरकम वहाँ पंचायत हुई, उसमें कौन मौजूद थे भाई? उसमें किसान नेता ही मौजूद थे। अरे भूल गए दुष्यंत चौटाला जी? अभी कुछ दिन पहले जब आपका हिसार में जो कार्यक्रम था, जब एयरपोर्ट के बाहर हजारों किसान बैठे थे, उड़े भी तो मौजूद थे सारे किसान नेता। चाहे तो आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी है या जानबूझ कर आप लोगों को बहकाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ इमरजेंसी मीटिंगें हो जाती हैं, उसके कारण किसान नेता कई बार नहीं आ पाते, फंस जाए हैं। लेकिन आगे तो हम यह बात भी करेंगे, चाहे कितना इमरजेंसी का काम आ जाए। कुछ किसान नेता अपने आप को गिरफ्तार भी करवा लेते हैं वहाँ बचने के लिए। देखो ये तब ऐसी कोई घटना तो हमारी नॉलेज में तो है नहीं कोई इस तरह की घटना, और किसान कौम तो बहादुर कौम है, वो ऐसे काम नहीं करवाती। और आगे से ये भी हमने प्रण ले लिया है कि भाई कोई भी छोटा प्रदर्शन हो बड़ा प्रदर्शन हो, जिम्मेदार नेता वहाँ पर जरूर आएंगे और इनका इलाज करें, इनका पक्का समाधान करेंगे। और उस दिन भी जैसे ही सूचना मिली तो मीटिंग को बीच में छोड़कर, हमने इस बात का दुख है कि हम सुबह तो वहाँ नहीं रह पाए परसों के दिन, लेकिन जैसे ही सूचना मिली तुरंत एक बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, मीटिंग छोड़कर सारे किसान नेता वहाँ पर पहुँचे और सब ने वहाँ पे बराई जी की कोठी के वहाँ पे घेराव कराया। आगे तो हम ये करेंगे कि 1% भी ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि भाई हमारे किसान नेता वहाँ मौजूद ना हो, क्योंकि हमारा ये मानना है यदि कहीं गोली चलती है, कहीं लठ चलते हैं, लठ पड़ते हैं, तो पहले वो हमारे ऊपर पड़ने चाहिए, पहले गोली हमारे ऊपर चलनी चाहिए। हमारी किसी किसान भाई पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि गोली हम खावें, लठ हम खावें, उसके बाद हमारे किसान भाइयों के ऊपर कोई उंगली उठाए। कुमार साहब, एक प्रश्न और, दिल्ली के अंदर एक युवती से किसानों के ऊपर कुछ जो इस आंदोलन में शामिल हैं उनके ऊपर सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? और अगर सच्चाई नहीं है तो कौन लोग हैं जो इसको बदनाम करना चाहते हैं? देखो भाई, संयुक्त किसान मोर्चा के संज्ञान में जब ये मुद्दा आया कि भाई कुछ बदसलूकी हुई है, तो हमने तुरंत प्रभाव से उस मामले पे एक्शन लिया है। सभी लोगों से, सभी कमेटियों से विस्तृत चर्चा की। जो पीड़ित लड़की जो अब हमारे बीच में नहीं है, बड़े दुख की बात है, उसके पिता से हमने बातचीत करी, उसके पिता के सभी पक्षों को सुना और उसके बाद बड़े ही पारदर्शी तरीके से, बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने तरफ से कार्रवाई की है। और अब ये मामला पुलिस के पास जा चुका है, SIT उस पर गठित हो चुकी है। वो अपनी जांच करें,
खुल के जांच करें, वो अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का इस तरह की घटना से कोई लेना देना नहीं है और हमारे किसी भी व्यक्ति, किसी भी आदमी ने कोई गलत काम नहीं किया है। जिनके ऊपर आरोप हैं, यदि वो जांच में वो आरोप सही साबित होते हैं तो उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर ले, उनको दोषी मान के उनको सजा दे दे। तो अब तो ये मुद्दा पुलिस प्रशासन का है कि वे जांच कराएं। हमारे पास ना तो हमने कोई चीज़ लकोई, ना आगे हम कोई चीज़ लकोएंगे। खुद इस मामले को बड़ा पारदर्शी तरीके से हमने हैंडल किया है। लड़की के पिता को कॉन्फिडेंस लिया है, सब पक्षों की बात सुन के हमने अपना फैसला लिया है। अंतिम प्रश्न कुमार साहब, तकरीबन 6 महीने का समय बीतने वाला है और अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई है। आखिरकार कब तक लोगों की ऐसे ही जान जाती रहेगी? देखो, अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम तय हुआ था संसद कूच का, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो स्थगित करना पड़ा। वो ऐसे कारण थे कि भाई बहुत मतलब अर्जेंट विषय आ गया था, दिल्ली में अन्य शहरों में बीमारी फैल रही थी, तो उसके कारण हमने वो दिल्ली कूच का कार्यक्रम स्थगित करा। अभी हमारा जो प्रेजेंट हालात जो चल रहे हैं, हमारा मोर्चे के सीनियर नेता फिर बैठेंगे और कोई बड़ा निर्णय जरूर लिया जाएगा। एक बार स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाए एक बार, क्योंकि है क्या कि यदि इस समय हम संसद कूच कर देते तो जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, जिस तरीके से पिछले साल उन्होंने तबलीगी जमात वाले बदनाम किए थे, ऐसे हमने बदनाम कर लेते। सरकार का फेलियर तो छुपा देते, सारे आरोप हमारे ऊपर मत देते। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर फैसला लिया जाएगा, बड़ा फैसला जरूर लिया जाएगा और जल्द से जल्द लिया जाएगा। और एक बात हम यहाँ ठोक के कहे हैं कि तीनों काले कानून वापस कराओगे, एमएसपी गारंटी कानून लागू कराओगे, उससे पहले हम वापस नहीं जाओगे। ये थे किसान नेता अभिमन्यु कोहार, जिनकी तरफ से साफ ऐलान किया गया है कि किसी भी हाल में कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी कहना है कि भले ही कितना ही समय लग जाए, कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़े और कितना ही और तेज़ आंदोलन करना पड़े, हर हाल में वो गठबंधन सरकार के नेताओं का विरोध करते रहेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।